ऑलराइट, हम लोग F4 का लॉ का फर्स्ट चैप्टर देख करने जा रहे हैं, विच इज़ लॉ एंड द लीगल सिस्टम। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि जी व्हाट इज़ लॉ। लॉ क्या है? लॉ एक फॉर्मल मैकेनिज़्म है सोशल कंट्रोल। ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी जो है, आप कह लें थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से शुरू हुई है। और जो शुरू का कल्चर था वो ये था कि जी आपने इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात, वो सिर्फ अपना सर्वाइवल का देखता। ठीक है। कॉम्प्लेक्स डाइवर्स कह लें डोमिनेटिंग स्पाइसेस अब ह्यूमन हो चुका है। उस वक्त तो सिर्फ ये था कि जी हम लोगों ने जो है सिर्फ अपना सर्वाइवल देखना होता था इंसानों ने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके जो है वो सक्सेस डेवलपमेंट में आनी शुरू हुई, रूल्स और रेगुलेशंस बने सोसाइटी में। फिर जो है वो स्टडी होती गई, आहिस्ता आहिस्ता जनाब रूल्स जो है वो मज़ीद क्लियर होते चले गए। जब अर्ली डेज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, शुरुआत में सर्वाइवल जो है वो अचीव किया जाता था वर्किंग एज अ ग्रुप। ठीक है। और एक फाइन लाइन होती थी बिटवीन लाइफ एंड डेथ। फॉर एग्ज़ाम्पल उस वक्त जी खाना चुराना किसी दूसरे ग्रुप मेंबर से जो है वो ये था कि भाई हमने सरवाइव करना है, हमने चुरा लिया, दैट्स इट, इट्स फाइन। ठीक है। फिर सोशल ऑर्डर जो है वो क्रिएटेड होता है, रूल्स का फाउंडेशन रखी जाती है सोसाइटी की, जो कि आप आज की दुनिया में देखते हो। फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएट होता है कि जी इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट किस तरह करेंगे, बिजनेसेस किस तरह इम्पैक्ट ऑपरेट करेंगे। या तो एक बात कह रहे हैं कि इसको हम कहते हैं सोशल कंट्रोल। तो जो फ्रेमवर्क देखा जाता है वो हमारे पास इसके अंदर टू एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जनाब। और वो टू एस्पेक्ट्स कौन से हैं? वो टू एस्पेक्ट्स हैं फॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज़्म और दूसरा है हमारे पास इनफॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज़्म। लॉ जो है वो फॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज़्म है, जो कि आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, डील करता है, रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स जो के डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान अराइज होते हैं। और जो है वो आपको जो है वो डिसरप्ट सोशल ऑर्डर होने से बचाता भी है। अच्छा जी, इनफॉर्मल मैकेनिज़्म जो है उसके अंदर एथिकल और मोरल गाइडेंस आ रही होती हैं, ये नॉर्मल्स हैं। सॉरी, बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस आ रही होती हैं जो कि सोसाइटी ने डेवलप करी हैं ओवर द टाइम कल्चर के थ्रू। इनमें थोड़ा बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर आ रहा होता है जो वो ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है या पनिश करता है जहाँ पे कोई उल्टी सीधी हरकत होती है। अब हमारे पास हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉ की। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लॉ हैं, कॉमन लॉ एंड इक्विटी, और दूसरा लॉ जिसको आप कहते हो स्टैचू लॉ। जनाब कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ, जो अर्लीस्ट एलिमेंट है इंग्लिश लीगल सिस्टम का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉमन लॉ। ठीक है। और कलर थोड़ा चेंज करते हैं यार, क्योंकि येलो कलर कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, ये सही लग रहा है। तो रिजिड रूल्स होते थे, रॉयल कोर्ट्स ने जो इनिशियल डेज में इंग्लिश लीगल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करे। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी कहलाता है। इसकी जो ये क्या किस तरह ये फॉर्म में आया, किस तरह ये बना, ये जी एप्लीकेशन है जजेस की, जो कि इंग्लैंड में ब्रिटिश
यूके यूनाइटेड किंगडम में जो है वो ट्रैवल करते रहते थे और वो जी पूरे मुल्क में पीस रखते थे। तो जो जजमेंट पास होती थी जो कि ऑफनली हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हुए जिनके, उसको आप क्या कहते हैं, कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ। जजेस जो हैं उन्होंने एक्चुअली एक लॉ बनाया जो कि एमलगमेटिंग लोकल कस्टमरी लॉ कहलाता है, लॉ ऑफ लैंड कहलाते थे। रेमेडीज़ दे दी जाती थी मॉनेटरी और जिसको आप डैमेजेस कहते थे, यानी कि जो भी आप करते थे, जो भी किसी के साथ गलत होता था वो डैमेजेस के तौर पे मॉनेटरी पेमेंट कर दी जाती थी। यानी कि अगर कोई किसी का कत्ल भी कर देता है तो उसकी मॉनेटरी पेमेंट हो जाती थी, डैमेजेस पे ऑफ पिलाए जाते थे। ये है कॉमन लॉ एंड इक्विटी लॉ। स्टैचू लॉ क्या है? जुडिशरी वैसे तो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉमन लॉ, ठीक है, जैसे कि अभी बात हुई, लेकिन पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्टैचू लॉ की, ठीक है। स्टैचू लॉ यूजुअली उन एरियाज़ में बनाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यूनिक होते हैं, वे होते हैं कि जिस पे सूटेबल आपको कॉमन लॉ चाहिए होता है। अल्टरनेटिव बहुत अनलाइकली होते हैं, अनएक्सेप्टेबल होते हैं और बहुत लंबा टाइम लगा रहे होते हैं डेवलप होने में, ठीक है। कॉमन लॉ भी आप कह लो इसी की एक एग्जांपल। प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉ जो है वो कंसर्न है रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेट जो है वो एक फ्रेमवर्क दे देती है जिसमें आपने डील करना है डिस्प्यूट्स के साथ और डिसीजंस इन्फोर्स कर देते हैं इंडिविजुअल्स मैटर्स को हैंडल वगैरह करने के लिए, ठीक है। इसके आपको एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे जी। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1979, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ जो है मेनली कंसर्न्ड है गवर्नमेंट के साथ, उसके ऑपरेशंस, उसके फंक्शंस, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस सच एज काउंसिल एंड लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है। पब्लिक लॉ जो है हमारी पढ़ाई में, यानी कि F4 की पढ़ाई में, कॉर्पोरेट लॉ की पढ़ाई में ये ज़्यादा नहीं आता, लेकिन पब्लिक लॉ की जो एक एग्जांपल है वो है प्लानिंग रूल्स, जो कि आपको फॉर प्लानिंग रूल्स वगैरह से रिलेटेड इसके अंदर काम आता है, जैसे कि ऑफिसेस वगैरह एक्सपेंड करना, ये, ठीक है। अच्छा जी क्रिमिनल लॉ जो कि अभी आगे जाके देखेंगे भी यहाँ पे, वो जो है पब्लिक लॉ का एक हिस्सा है, पार्ट, ठीक है। क्रिमिनल लॉ क्या है? इन क्रिमिनल केसेस में जो है वो स्टेट यानी कि रियासत जो है वो सज़ा देती है किसको? जो कि गलत करता है, ठीक है। एक कत्ल का मुकदमा है, कत्ल का केस है, तो सज़ा कौन देगा? स्टेट सज़ा देगी, ठीक है। सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ जो है वो एग्जिस्ट होता है टू रेगुलेट डिस्प्यूट्स ओवर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है। सिविल लॉ एग्जिस्ट होता है कि भाई अगर डिस्प्यूट होता है, लेट से मैं कहूँ मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान, ठीक है, तो सज़ा किसको मिलेगी? मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान सज़ा हुई और जो उस कसूरवार होगा तो उसको इंजर्ड पार्टी को जी कंपनसेशन दिलवाई जाएगी। ये क्या है? ये सिविल लॉ के अंडर आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जी सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। सिस्टम ऑफ कोर्ट्स की मैं आपसे बात करूं तो कोर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए ताकि फैसिलेट किया जा सके किसको? वर्किंग ऑफ लीगल सिस्टम को। और चार मेन लीगल एस्पेक्ट्स हैं लीगल सिस्टम के जो कि एक कोर्ट स्ट्रक्चर को अंडरलाई करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। वो क्या है जी? सिविल और क्रिमिनल लॉ,
जो कि डिफ़र करते हैं सब्सटेंस में, प्रोसीजर में, और जो कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं डिफरेंट कोर्ट्स को जो कि सेपरेट कर रहे होते हैं। लोकल कोर्ट्स जो कि अलाउ करते हैं कि जी स्मॉल लीगल प्रोसीडिंग्स को जो है वो बल्क ऑफ स्मॉल लीगल प्रोसीडिंग्स की जा सकें, उनको डिसेंट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, इम्पोर्टेड सिविल केसेस जो हैं वो हमेशा हाई कोर्ट से शुरू होंगे जो कि लंदन में, और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर कोर्ट जो है वो एक सिंगल सिस्टम बनाता है, हाई कोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो है जनरल सिविल जुरिस्डिक्शन है कि कुछ स्पेशलाइज करते हैं विद इन द हाई कोर्ट, और अदर कोर्ट जो हैं उनके अलग सेपरेट फंक्शंस होते हैं। सिस्टम जो है वो रिव्यू करती है हाई कोर्ट, हमेशा कौन रिव्यू करती है? हाई कोर्ट्स रिव्यू करती है। ठीक है, सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर। अब सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जी। सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो आता कौन है जनाब? हमारे पास सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर में जो है वो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट आ जाता है, जो कि मोस्टली डील करता है स्मॉल डोमेस्टिक मैटर्स में। ठीक है, फिर हमारे पास काउंटी कोर्ट्स आते हैं। काउंटी कोर्ट्स जो हैं वो क्लेम्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, जो कि आगे जाके पढ़ेंगे टॉर्ट में, लॉ ऑफ टॉर्ट में, जो वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, या इक्विटेबल मैटर्स, लैंड वगैरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो काउंटी कोर्ट्स देख रहे होते हैं। क्राउन कोर्ट्स जो हैं वो अपील सुनते हैं किससे? मैजिस्ट्रेट कोर्ट से। हाई कोर्ट जो है वो डिवाइड होता है 3 स्पेशलिस्ट डिविजन्स में, जो क्या है क्वींस बेंच, फैमिली, या फिर चांसरी कोर्ट। कोर्ट ऑफ अपील जो है वो अपील सुनता है काउंटी कोर्ट से, हाई कोर्ट से। रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस होती हैं इसकी जनाब, और एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह के इश्यूज़ होते हैं वो भी कोर्ट ऑफ अपील देख रहा होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील सुन रहा होता है कोर्ट ऑफ अपील की और हाई कोर्ट की से जो आईवी अपील्स होती हैं। क्रिमिनल कोर्ट स्ट्रक्चर में जो है मैजिस्ट्रेट कोर्ट आ जाता है। ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो समरी सुनता है ऑफेंसेस जो कि कमिटेड प्रोसीडिंग्स होती हैं, इंडिक्टेबल ऑफेंसेस, यानी कि फ्रॉड वगैरह। क्राउन कोर्ट जो है वो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस सुन रहा होता है। ये क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है, पहले सिविल केसेस की बात, सिविल कोर्ट केसेस की बात हो रही थी, अब क्रिमिनल कोर्ट की हो रही है। ठीक है, तो क्या बताया जी, जो प्रोसीडिंग्स होते हैं फ्रॉड वगैरह के वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आ जाते हैं। क्राउन कोर्ट में जो है वो ऐसे केसेस आ जाते हैं जो कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील्स और सीरियल क्रिमिनल ऑफेंसेस, कत्ल वगैरह वगैरह। डिविजनल कोर्ट जो है वो जिसमें क्वींस बेंच डिवीज़न की जो अपील्स होती हैं, जो कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट से आ रही होती हैं या क्राउन कोर्ट से आ रही होती हैं, वो सुन रहा होता है। कोर्ट ऑफ अपील जो है वो अपील सुनता है क्राउन कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील सुनता है कोर्ट ऑफ अपील से, डिविजनल कोर्ट ऑफ QBD, क्वींस बेंच डिवीज़न से। मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो लोएस्ट रैंक क्रिमिनल कोर्ट्स में से आता है। ठीक है, वो हमेशा जो है वो समरीज़ के लिहाज से चल रहे होते हैं, कोई बड़ी जूरी नहीं होती है इनके दरमियान। ठीक है, कोई बड़ी जूरी नहीं होती है, और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं, प्रोसिक्यूशंस हो रही होती हैं। ऑफेंस जो है हमेशा ट्राइबल होता है और हमेशा क्राउन कोर्ट के थ्रू होता है। मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनकी सिविल जुरिस्डिक्शन होती है, जिसके अंदर क्या चीज़ें आ रही होती हैं? फैमिली प्रोसीडिंग्स आ रही होती हैं, फाइनेंशियल प्रोविज़न पार्टीज़ वगैरह के, मैरिज, चिल्ड्रन कस्टडी वगैरह के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। सुपरविज़न ऑफ बच्चों की सुपरविज़न, गार्डियनशिप कौन करेगा, अडॉप्ट कौन करेगा, इन्फॉर्मल और लोकल अथॉरिटी चार्जेस, रेट्स वगैरह, ये चीज़ें आ रही होती है। अपील जो क्रिमिनल केस में जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है वो जो है उनको दोबारा कौन सुनेगा? वो क्राउन कोर्ट सुनेगा। ठीक है, अपील जो है वो डिविजनल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट की बेस पे हो रही होती है। आइडिया है कि मैजिस्ट्रेट्स जो हैं क्राउन कोर्ट के वो उन्होंने रॉन्गली इंटरप्रेट कर दिया जी लॉ को, और फिर मैं वापस केस जो है वो लोअर कोर्ट को दिया जा सकता है अगर इस तरह का कुछ सीन हो जाए। पर्सनल कौन लोग शामिल होते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो कि केसेस सुनते हैं? मैजिस्ट्रेट्स जो कि ले पर्सन्स होते हैं,
जो कि जिनको कौन सेलेक्ट करता है? जनाब लॉर्ड चांसलर। ठीक है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो हैं उनके कौन स्टाफ होते हैं? क्लर्क्स होते हैं जो कि लीगल एडवाइस देते हैं मैजिस्ट्रेट्स वगैरह की। ठीक है। काउंटी कोर्ट्स में आ जाते हैं सिविल जुरिस्डिक्शन आ जाती है जो कि डील करते हैं ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ सिविल केस के साथ। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो है काउंटी कोर्ट की ये है कि वो डील करते हैं मेजॉरिटी ऑफ यूके सिविल लिटिगेशन के साथ। काउंटी कोर्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट में। ठीक है। इसमें डिफेमेशन करैक्टर के ऊपर जो कीचड़ चलते ये आ जाता है। इक्विटेबल मैटर्स आ जाते हैं जैसे कि जी कंसर्निंग ट्रस्ट, मॉर्गेजेस, पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन, डिस्प्यूट्स कंसर्निंग लैंड, अनडिफेंडेड मैट्रिमोनियल केसेस आ जाते हैं, प्रोबेट मैटर्स आ जाते हैं, मिसलिनियस मैटर्स आ जाते हैं जिसमें वेरियस स्टैचूज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर क्रेडिट एक्ट 1974, बैंक्रप्सी, कंपनी वाइंडिंग अप, एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस आ जाते हैं। इसकी अपील जो है वो काउंटी कोर्ट में की जा सकती है और डायरेक्ट सिविल डिवीज़न ऑफ कोर्ट ऑफ अपील में आ जाती है कुछ केसेस में, और अदर केसेस में जो है वो रेलिवेंट डिवीज़न ऑफ हाई कोर्ट में इसकी अपील हो सकती है। पर्सनल कौन लोग होते हैं इसके अंदर? सर्किट जजेस होते हैं और इनको असिस्ट कर रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस। सिविल प्रोसीजर रूल्स क्या हैं कि सिविल प्रोसीजर्स इंकरेज करती हैं पार्टीज़ को कि जी वो कंसीडर करें अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसे कि भाई बजाय इसके कि कोर्ट्स में ज़्यादा खर्चा करें वो रिजॉल्व कर लें केसेस आपस में। ठीक है। क्विकली एंड विदाउट अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन के भाई झगड़े वगैरह के बगैर अर्ली सेटलमेंट करने डिस्प्यूट्स की इंकरेज की जाती है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स के भाई कोर्ट के बाहर ही कुछ लोग मिल के आपस में इनकी सुलह सफाई करा दें। कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि हर एस्पेक्ट में जो है वो लिटिगेशन प्रोसेस को देख ले, शिफ्ट कर दे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिटिगेंट से लेके एडवाइज़र्स तक, और फिर इंटेंड करे कि जी लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि फिर वो ज़ाहिर है कोर्ट में ही अगर नहीं हो पाता कुछ तो फिर कोर्ट में आता है। ट्रैकिंग जब डिफेंस यानी कि कोर्ट जो है वो फाइल हो जाता है, फिर केस जो है वो एलोकेट होता है 3 ट्रैक्स के थ्रू। एक होता है स्मॉल क्लेम ट्रैक जो कि डील करता है लो वैल्यू क्लेम्स जो कि 10,000 पाउंड्स के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है। ये वो केसेस होते हैं जो कि क्विकली और इनफॉर्मली हो रहे होते हैं, यानी कि कोर्ट के बाहर हो रहे होते हैं। भाई कमरे में बिठाया, काउंसलिंग वगैरह कर दी, लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, फुल हियरिंग की। ठीक है। फिर एक होता है फास्ट ट्रैक जो कि मीडियम वैल्यू क्लेम होते हैं। ये टिपिकली आ रहे होते हैं 10,000 पाउंड से लेके 25,000 के दरमियान, जहाँ पे ट्रायल जो है वो लास्ट होता है सिर्फ 1 दिन का ट्रायल होता है और लिमिटेड नीड होती है एक्सपर्ट्स इन कोर्ट की। और यहाँ पे जो है सिंप्लीफाइड कोर्ट प्रोसीजर होता है, फिक्स टाइम टेबल होता है और क्लेम जो है वो डिटरमाइन हो जाता है, यानी कि दिलाया जाता है 30 दिन के अंदर 30 डेज़ के अंदर। मल्टी ट्रैक जो है वो हाई वैल्यू होता है, कॉम्प्लेक्स क्लेम होते हैं, टिपिकली 25,000 पाउंड्स 25,000 पाउंड से ज़्यादा, और जो कि जिनको कौन मैनेज करते हैं? कोर्ट्स मैनेज करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग स्मॉल और फास्ट ट्रैक क्लेम्स जो हैं वो उनको कौन सुनता है? उनको काउंटी कोर्ट सुनते हैं। और मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी ट्रैक केसेस होते हैं और उनको कौन सुनता है? उनको हाई कोर्ट सुनते हैं। क्राउन कोर्ट जो है वो सिंगल कोर्ट होता है, लेकिन ये 92 डिफरेंट टाउन्स और सिटीज़ में पाया जाता है इंग्लैंड में, और सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में भी पाया जाता है, ओल्ड बैले इन लंदन में। और ये केस मैटर्स को देखता है इंडिक्टेबल ऑफेंसेस जूरी के साथ, अपील सुनता है काउंटी कोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट से, कमिटमेंट्स या सेंटेंसेस जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में हो जाते हैं क्राउन कोर्ट डील करता है सिविल केसेस को। फॉर एग्जांपल अपील फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मैटर ऑफ एफिलिएशन, बैटिंग, गेमिंग, लाइसेंसिंग, इन सब को देख रहा होता है। अपील जो है इसकी वो कहाँ से आ रही होती है? क्राउन कोर्ट से आ रही होती है, क्रिमिनल मैटर्स की क्रिमिनल डिवीज़न ऑफ कोर्ट से आ रही होती है, और अपील जो है वो स्टेटेड की जा सकती है ऑन पॉइंट ऑफ लॉ जो कि डिविजनल कोर्ट ऑफ बेंच क्वीन डिवीज़न को भी की जा सकती है हाई कोर्ट में। पर्सनल कौन इन्वॉल्व होते हैं? क्राउन कोर्ट इन्वॉल्व होता है और हाई कोर्ट जजेस होते हैं सीरियस ऑफेंसेस में।
सर्किट जजेस होते हैं और रिकॉर्डर्स होते हैं, ये लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज होता है 3 डिवीजन्स में, जैसे कि अभी बात हुई थी शुरू में, क्वींस बेंच डिवीज़न, QBD, चांसरी डिवीज़न और फैमिली डिवीज़न। ठीक है, कंफ्यूजिंगली हर डिवीज़न जो है डिविजनल कोर्ट का, वो रोल ऑफ डिवीज़न कोर्ट है और अपील की जा सकती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है मैजिस्ट्रेट कोर्ट से यहाँ पे आ रही होती है, फैमिली डिवीज़न से आ रही होती है, काउंटी कोर्ट से आ रही होती है, क्राउन कोर्ट से आ रही होती है। क्वींस बेंच डिवीज़न जो है वो डील करता है मेनली कॉमन लॉ मैटर्स से सच एज एक्शंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट पे बेस्ड होते हैं। सम अपील्स, कुछ अपील्स जो हैं वो काउंटी कोर्ट से आ रही होती हैं, अपील्स जो है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से भी आ रही होती हैं कुछ, और कुछ अपील्स जो हैं वो क्राउन कोर्ट से आ रही होती हैं। मैटर्स ऑफ प्रेरोगेटिव ऑर्डर, मैंडेटरी ऑर्डर जो है वो रिक्वायर करता है कोर्ट को कि जी वो ऑर्डर अदर बॉडी जो कि पब्लिक ड्यूटी कैरी आउट कर रही होती है वो देखे। प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है वो प्रिवेंट करता है कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, कि वो एक्सीड करे अपनी जुरिस्डिक्शन को। ठीक है, और एक क्वेश्चनिंग ऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिब्यूनल, जिसको जो कि एक्शन लेता है, सबमिट करता है, रिकॉर्ड करता है प्रोसीडिंग्स को टू द हाई कोर्ट फॉर रिव्यू। फिर हम लोग बात करते हैं चांसरी डिवीज़न की। चांसरी डिवीज़न जो है वो उसको हेड करता है लॉर्ड चांसलर, जो उसको डील करता है ट्रेडिशनल इक्विटी मैटर, ट्रस्ट और मॉर्गेजेस, रेवेन्यू मैटर्स, बैंक्रप्सी आउटसाइड लंदन इन अ काउंटी कोर्ट, डिस्प्यूट विल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीज पर्सनस, पार्टनरशिप और कंपनी मैटर्स के देख रहा होता है। और सेपरेट कमीशन कोड होता है डिवीज़न में जो कि डील करता है लिक्विडेशंस को, अदर कंपनी प्रोसीडिंग्स को। पेटेंट कोड जो कि इस्टेब्लिश हुआ है अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1977। फिर हमारे पास आते हैं जी फैमिली डिवीज़न। फैमिली डिवीज़न मैट्रिमोनियल केसेस, शादी वगैरह के केसेस, फैमिली प्रॉपर्टी केसेस, प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, वार्डनशिप, गार्डनशिप, अडॉप्शन, लेजिटिमेसी, अपील फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स देख रहा होता है, अपील फ्रॉम काउंटी कोर्ट्स देख रहा होता है फैमिली मैटर्स पे। अपील्स जो हैं इसकी सीधा कहाँ जाती हैं, हाई कोर्ट में हो सकती हैं और मे बी कोर्ट ऑफ अपील में जा सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं, जो कि लीप फ्रॉग प्रोसीजर भी कहलाता है। और ये प्रोसीजर जो है वो बहुत कम यूज़ होता है। क्रिमिनल अपील्स जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और मैजिस्ट्रेट कोर्ट से काउंट को अपील फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट और क्राउन कोर्ट की भी इधर आ रही होती है। पर्सनल कौन इन्वॉल्व होते हैं, हाई कोर्ट जो है वो स्टाफ होते हैं जी, हाई कोर्ट विजिटिंग जजेस होते हैं। ठीक है, चीफ जजेस होते हैं हर डिवीज़न के, जो कि क्वींस बेंच डिवीज़न जिसमें लॉर्ड चीफ जस्टिस, फैमिली डिवीज़न में प्रेसिडेंट, चांसरी डिवीज़न में लॉर्ड चांसलर होता है। कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट होता है जहाँ पे केस जो है वो ओरिजिनली पूरा का पूरा सुना जाता है। और द अपील कोर्ट जो है वो कोर्ट होता है जो कि जहाँ पे अपील की जाते हैं अगेंस्ट द रूलिंग और द सेंटेंस। यानी कि अगर आप किसी सेंटेंस या उससे सेटिस्फाई नहीं होता तो यहाँ पे आप आते हो। सिविल डिवीज़न जो है वो कोर्ट ऑफ अपील जो है अपील सुनता है हाई कोर्ट से, काउंटी कोर्ट से, अदर कोर्ट से और स्पेशल ट्रिब्यूनल से। ठीक है, अच्छा जी। क्रिमिनल डिवीज़न जो है कोर्ट ऑफ अपील का, वो अपील सुनता है फ्रॉम क्राउन कोर्ट और जो है वो रिव्यू करता है क्रिमिनल केसेस को बाय द गवर्नमेंट और कंसीडर करता है पॉइंट ऑफ लॉ का एट द रिक्वेस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल। अपील्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। पर्सनल जो होते हैं उनको कौन स्टाफ करता है, लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील्स। चीफ जजेस करते हैं इन ईच डिवीज़न, जिसमें सिविल डिवीज़न आ जाता है, मास्टर ऑफ रोल्स आ जाता है, क्रिमिनल डिवीज़न आ जाता है, लॉर्ड चीफ जस्टिस आ जाता है। फिर हमारे पास आता है जी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 और जो है वो बिजनेस में आया था अक्टूबर 2009 में, जब ये इसको रिप्लेस किसको करता है, ये जुडिशियल फंक्शन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है,
कोई ये रिप्लेस इसने किया था। इसमें 12 लोग होते हैं, 12 जजेस होते हैं जो कि जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। इसके अंदर प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी बैठे होते हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं 12 लोगों में। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये है कि वो एक्ट करे एज अ फाइनल अपील कोर्ट, यानी कि आखिरी अपील बस सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। उसके बाद इन सिविल केसेस और इन द यूके और अपील्स जो है ऑन पॉइंट ऑफ लॉ सुनी जाती हैं, पब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस होती है इसकी जी। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल केसेस के लिए भी पाया जाता है इन इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में, ठीक है। हाईएस्ट क्रिमिनल अपील जो है कोर्ट फॉर स्कॉटलैंड की, वो स्कॉटलैंड हाई कोर्ट ऑफ जस्टिशरी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इन सम इंस्टेंसेस जो है वो इंटरप्रेट EU लॉ एंड यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स को भी मानता है एज जो कि रिलेट है UK लॉ से। केसेस जो हैं वो टिपिकली यहाँ पे पैनल्स होते हैं 5, 5, 7 या 9 जस्टिस के, जो कि वो अपने वर्डिक्स देते हैं कलेक्टिवली, यानी कि मिल बांट के, ठीक है, यानी कि सब अपने अपने वो दे रहे होते हैं। और इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं जो कि इंकरेज करते हैं डिस्कशन होता है उनके दरमियान, और फिर वो अपने अपने डिसीजंस वगैरह दे रहे होते हैं जो कि रोबस्ट और क्लियर डिसीजंस होते हैं, जिस पे सारे अदर जुडिशल सिस्टम्स हैं जो कि हम लोग अभी ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है ऑफ दोज यूरोपियन स्टेट जो कि जिन्होंने साइन किया हुआ है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और कोई भी इंडिविजुअल जो कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है ह्यूमन राइट्स वगैरह जो हैं वो उसकी वायलेट हुई हैं, वो एक्शन ला सकता है अगेंस्ट द रिस्पॉन्सिबल पर्सनस इस कोर्ट में, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में, सिंस द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 जब से ये आया है। इन UK ये इनकॉर्पोरेट हुआ है द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इन UK लॉ जो कि इनेबल करता है इन्फोर्समेंट एक्साइज होता है बाय UK कोर्ट्स। यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ECJ जो है उसका रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन है यूरोपियन ट्रीटी लॉ के मुताबिक, और इंश्योर करता है कि जी इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यूरोपियन लॉज जो हैं वो इनेक्ट होते हैं इन द UK और देयरफॉर वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को विद इन द UK। केसेस जो हैं वो यूजुअली नेशन स्टेट्स और यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान होते हैं। इंडिविजुअल्स जो है वो अपील कर सकते हैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर वो पर्सनली अफेक्ट हो इन द फैक्टर इन केस जो कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में रूल हुआ था। डोमेस्टिक कोर्ट्स ऑफ हर यूरोपियन स्टेट ने जो है वो उसका इग्नोर करना या नेशनल लॉज का जो है वो कॉन्ट्रेरी होना चाहिए। एज अ कॉन्सिक्वेंस सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर इफेक्टिव होता है और ECJ को डिसीजंस को भी वो रूल आउट कर सकता है। फिर हमारे पास आता है प्राइवी काउंसिल। जुडिशल कमेटी है प्राइवी काउंसिल की, जो कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है सर्टन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए। अब ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिहाज से बात हो रही है, और इसके जो डिसीजंस हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं टू द केसेस जो कि UK में सुने जाते हैं और परसुएसिव इन्फ्लुएंस रखते हैं ओवर हियरिंग्स। कुछ पॉइंट्स ऑफ लॉ जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं इसके UK जुरिस्डिक्शन में भी, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट एरिया। आई होप आपको क्लियर। सी यू सून विद द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून। तब तक अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय।